चलिए बच्चों, अपना जो कल का लास्ट डिस्कशन था वो था सेक्शन 9। मैंने बताया था कि सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है, बहुत वाइड पावर्स है। किसको रोकने की बच्चों? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रोकने की या फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, बहुत ही वाइड पावर्स है। नाउ रोशन, पानी का है, गर्म पानी, थर्मस वगैरह यार। चलो प्लीज हियर नाउ। तो क्या था, रिवाइज किया था घर जाके? फेलियर का फर्स्ट स्टेप है, फेलियर का फर्स्ट स्टेप है लैक ऑफ रिवाइजिंग। सेकंड स्टेप है बंकिंग द क्लासेस। और थर्ड स्टेप है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। ये तीन स्टेप मिला के आपकी फेलियर क्रिएट कर देंगे। दीदी 3 बजे फ्री हो गए थे, क्यों नहीं किया रिवाइज? ऑनलाइन वाले बच्चों, किसने रिवाइज नहीं किया था जल्द जरा बताना मुझे। लेट्स चेक हु ऑल आर द कल्प्रिट्स। क्या किया घर जाके? भाड़ में गया कॉलेज यार। अपना सीएस नहीं छूटना चाहिए, कॉलेज करके ना कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। चलिए एनीवे, ये ऑनलाइन वाले बच्चे, वैष्णवी सिंह ऑल, अच्छा ये तो टेक्स्ट के सेटिंग है। चलो एनीवे, हमने कल सेक्शन 9 के अंदर हमने पढ़ा था। क्योंकि देखो बेटा, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, मैं क्या दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाए, बट अनलेस यू रिवाइज इट, आप नहीं पास कर पाओगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इज, सेंट्रल गवर्नमेंट, गर्म क्या नहीं पानी इसमें, एक मिनट रुको और ला दो। पूरी भर देना, मेरे को अभी 5 बजे तक लगेगा ना। तो कल हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 9 के अंदर बहुत वाइड पावर्स है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी इंसान को प्रोहिबिट कर सकती है। किसी से प्रोहिबिट कर सकती है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने से सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई तुमको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करनी है तो एक बार तुमको हमसे क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके बैंक अकाउंट्स में रखे हुए पैसों को क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है। आपके अकाउंट्स, आपसे अकाउंट्स मांग सकती है, उन अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकती है, आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करवा सकती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 9 के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइड पावर्स एक्सरसाइज करती है। नाउ अब हम आएंगे बच्चों सेक्शन नंबर 10। हेडिंग डालिएगा बच्चों, सेक्शन 10। तो इफ यू कुड सी सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट करने से रोक सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को बोल सकती थी कि भाई अगर तुमको क्या लेना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है, तुमको हमसे क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा। बैंक अकाउंट्स मांग सकती थी बच्चों, ठीक है, सॉरी आपके अकाउंट्स मांग सकती थी आपसे, ठीक है। अगर आपने कोई फॉरेन से एसेट रिसीव किया है, फॉरेन से क्या रिसीव किया है, कोई एसेट एज अ कंट्रीब्यूशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपने वो एसेट कैसे रिसीव किया है, इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन करके, इस एक्ट को क्या करके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या बोल सकती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोहिबिट कर सकती थी कि तुमको वो एसेट किसी और को ट्रांसफर करना नहीं है। उसके बाद गैजेटेड ऑफिसर्स आपके यहाँ पे अपॉइंट हो सकते थे, किस लिए, आपके अकाउंट्स को क्या करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। ऑडिट करवा सकती थी, आपके आर्टिकल्स करेंसी वगैरह को क्या करवा सकती थी, सीज करवा सकती थी। एंड देन कम्स सेंट्रल सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज ऑल्सो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी बच्चों, मैं सेक्शन 9 और सेक्शन 10 बेसिकली आपको साथ में पढ़ने चाहिए। सेक्शन 10 के अंदर भी बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान को, अंडर सेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट एनी पर्सन, किस चीज से प्रोहिबिट कर सकती है बच्चों, डील करना, ट्रांसफर करना, अपने पास रखना, पजेस करना, या आर्टिकल, सिक्योरिटी और करेंसी ऑब्टेन्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। बात खत्म। तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 10। सॉरी।
तो अगर मैं आपसे बोलूं सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में डिफरेंस क्या है, प्लीज हियर बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10, क्या बोलोगे आप? सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 9 में क्या है? यस, सेक्शन 9 में गवर्नमेंट किसको रेगुलेट करती है? मैनर ऑफ, एक मिनट, या फिर ये बोलने से अच्छा मैं बोल सकता हूं सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैन आई से काफी सारी पावर्स हैं। सेक्शन 9 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारी क्या है? पावर्स हैं। किसी भी इंसान को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिट कर सकती है। ठीक है, किसी भी इंसान को बोल सकती है कि तुमको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करनी तो हमसे परमिशन लो, और सीज भी कर सकती है। क्या कर सकती है? एसेट्स को जब्त भी कर सकती है। यहां पे क्या है बच्चों? यहां पर सेक्शन 10 आपके ऊपर कब एप्लीकेबल होता है? सुनिएगा ध्यान से, सेक्शन 10 आपके ऊपर तब एप्लीकेबल होता है जब आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। यहां पर हो सकता है नहीं किया हो सकता है करने वाले हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकती है कि भाई मेरे से क्या ले लेना? परमिशन ले लेना। यहां पर सेक्शन 10 में आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती कर लिया ना, अब उसमें डील मत करना। डील मत करना मतलब तूने पैसे ले लिए लेकिन तू उन पैसों को खर्च नहीं करेगा। डील करना मतलब उसको यूज नहीं करेगा। दूसरा, किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा। तीसरा, पजेस नहीं करेगा। तूने पैसे अपने अकाउंट में रखे, अब तू उसको अपने अकाउंट में नहीं रखेगा, तेरे को वो पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो दिस सेक्शन अप्लाइज, सेक्शन 10 आपके ऊपर स्पेसिफिकली तब अप्लाई होता है जब आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल कम टू सेक्शन नंबर 11. सेक्शन 11 डील्स विद व्हाट बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स। प्लीज हियर, सीधी बात है बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था कि इस एक्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? इस एक्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में कौन एक्सेप्ट कर सकता है? हु कैन एक्सेप्ट? बताइए ऑनलाइन वाले बच्चों, हु कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? हर्ष, कौन एक्सेप्ट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन? कौन कर सकता है? हाँ, कौन नहीं कर सकता वो सेक्शन 3 में लिखा है। हाँ, बट मैं बोल रहा हूं कौन कर सकता है। अगर मैं सेक्शन 3 में नहीं आता और मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? इफ आई डोंट कम अंडर सेक्शन 3 एंड आई विश टू एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मैं कैसे कर सकता हूं? अरे मैंने बताया था कल, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हु कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? तो अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या होना चाहिए? रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कैन एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन only after obtaining registration under the act। बात खत्म। अब आप बोलोगे नहीं सर मैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूं, बट स्टिल मुझे फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, तो अगर आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब आप एक्ट के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे, सर व्हाट इफ ये ऑर्गेनाइजेशन अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या नहीं है, इफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं। कैसे?
सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेके, या फिर इनके अलावा किसी और को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट की क्या लेकर? प्रायर परमिशन लेके, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। हाँ, उसके बाद तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो अगर तो बेसिकली क्या है बच्चों, ये एनजीओज हैं। क्या है ये? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको रेगुलर बेसिस पे क्या होता है, इंडिया में भी डोनेशन मिलती है और इनको इंडिया के बाहर से भी क्या चाहिए? डोनेशन चाहिए। तो डोनेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। किसी का रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको? यस, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। किसके साथ बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आपको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 काफी इंपॉर्टेंट है। इट डील्स विथ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। बच्चों सेक्शन 12 किससे डील करता है बच्चों? सेक्शन 12 किससे डील करता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नाउ चलो, तो क्या है बच्चों? व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ जी, सबसे पहले क्या करना है बच्चों? एक मिनट बच्चों। यस, तो सबसे पहले बच्चों यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री? मैंने कल बताया था कौन सी मिनिस्ट्री? ये एक्ट को एडमिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अमित शाह का चेहरा याद कर लेना, ठीक है। सो मेक एन एप्लीकेशन। इनफॉर्म नंबर, मेक एन एप्लीकेशन in form number FC3A to MHA। MHA क्या है बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा है ऑब्टेन अ यूनिक दर्पण आईडी फ्रॉम द पोर्टल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पोर्टल से क्या ले लो? जैसे अपन बच्चों किसी भी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ अगर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आपको एक अपने आप को लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। कहाँ से? लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को अप्लाई करने के लिए, जैसे आप आईसीएसआई में अपना रजिस्टर कराते हो तो यू ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आईसीएसआई, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है और उसके थ्रू आप लॉगिन करते हो। वैसे ही अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है तो वो कहाँ से जनरेट होगा? दर्पण आईडी से। और दर्पण आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी? नीति आयोग की वेबसाइट से आपको दर्पण आईडी मिल जाएगी। दर्पण आईडी के अंदर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, जिसके थ्रू आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। सारे पहलुओं में आपका एप्लीकेशन जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी कंप्लीट। अब नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स जो आप अटैच करेंगे। बच्चों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करना है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एक एफिडेविट। बच्चों तुमको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है? डू यू नो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को पता हो अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होती है? FATF। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? 20 कंट्रीज।
जो ये अच्छा, और इंडिया भी उसकी मेंबर है, मेंबर मतलब हम उसके इनवाइटी मेंबर, उन्होंने हमको इनवाइट किया हुआ है। तो अरे सॉरी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट G20, इट्स G7, आई एम सॉरी। तो G7 कंट्रीज ने क्या किया मिलके, क्या बनाया, FATF, और इंडिया उसकी इनवाइटी मेंबर है। इनवाइटी मेंबर मतलब हम 7 कंट्रीज में नहीं आते, बट उन्होंने हमको इनवाइट किया हुआ है, तो हम उसके मेंबर हैं। अब FATF क्या करती है बच्चों, व्हाट इज FATF? जैसे यूनाइटेड नेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही क्या है, जैसे यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही FATF भी क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो ये देखती है, जो ये देखती है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ब्लैक मनी ना पहुंचे। FATF का काम क्या है, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो FATF क्यों बनी है बच्चों, FATF बनी है मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो और इसके लिए क्या की है, FATF ने गाइडलाइंस बनाई है, गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस। तो क्योंकि बच्चों आपको पता है ये ब्लैक मनी, मैंने इंडिया में क्या किया, इंडिया में बहुत स्मगलिंग करके मैंने करोड़ों रुपए कमाया ड्रग्स बेच के। अब ये पैसे को मैं फॉरेन कैसे पहुंचाऊं, मेरे को बैंकॉक जाना है जिंदगी भर वहां पे ऐश करना है। तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैं ये पैसा बैंकॉक की किसी एनजीओ को क्या कर दूं, डोनेट कर दूं, और एनजीओ को मैं सेटिंग कर लूं कि भाई तुमसे पैसे एक्सेप्ट कर लेना, मैं तुमसे वहां पे आके ले लूंगा, मैं तुमको 5% कमीशन दे दूंगा। तो एनजीओ के थ्रू बहुत सारा क्या होता है बच्चों, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इंडिया में भी सेम चीज होती है। तो सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन दें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमारे को एक एफिडेविट, एफिडेविट को हिंदी में बोलते हैं हलफनामा, शपथ पत्र, एक पेपर पे कसम खाना है। क्या खाना है, बाय ऑल मेंबर्स, स्टेटिंग, ये बोल के दैट दे विल फॉलो गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस issued by FATF। ये बोल के कि वो क्या करेंगे, गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। जो किसने इशू किए हैं, FATF ने इशू किए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सोसाइटी, अगर आपकी एनजीओ क्या है, एज अ सोसाइटी फॉर्म हुई है, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो ओए, अगर आपकी क्या है, इफ़ यू हैव अ सेक्शन 8 कंपनी, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आप कौन से लॉ के अंदर क्या हो, रजिस्टर्ड हो। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है बच्चों, बच्चों व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? हाँ जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है दादा, सपना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? तुमको फॉरेन से डोनेशन मिलेगी, तो फॉरेन से मिलने वाली डोनेशन को आप खर्च कहाँ पे करोगे, उसकी पूरी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देनी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, एक और एफिडेविट दिखेगी, इन फॉर्म डबल ए, स्टेटिंग, ये बोल के दैट कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन इज ट्रू, जो भी हमने एप्लीकेशन में लिखा है वो क्या है, सही है। और लास्ट 3 इयर्स का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में लिखना, ये जो पेमेंट अकाउंट है ये ऑडिटेड होना चाहिए, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना 3 इयर्स रजिस्ट्रेशन इज 3 इयर्स एग्जिस्टेंस।
इज मैंडेटरी। और 3 साल का रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी है। एप्लीकेशन की फीस है फीस है 10,000 रुपीज। बस इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, इट विल ग्रांट, क्या ग्रांट कर देगी आपको? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच विल बी वैलिड फॉर कितने दिन के लिए? 5 years and can be renewed। 5 साल के लिए वैलिड है और इसको आप क्या करवा सकते हो? रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी इसमें बहुत टंटे हैं, लिख लिया सब लोगों ने? तो कुछ नहीं किया बच्चों, अपन दर्पण आईडी बनाई, फॉर्म नंबर 3 है डाउनलोड किया, उसको भरा, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या किए? अटैच किए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है तो अपने को क्या ग्रांट कर देगी? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ चलिए, ग्रेट ग्रेट बेटा ग्रेट। यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं? चलिए बेटा, आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। प्लीज सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। ऑनलाइन वाले बच्चों, ये समझा सबको? कुछ भी नहीं किया अपन ने, एप्लीकेशन दिया, डॉक्यूमेंट अटैच किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है तो क्या दे देगी वो अपने को? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो अपने को ग्रांट कर देगी। नाउ अब बच्चों, अब अगला जो डिस्कशन है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देगी, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अंदर सबसे पहला नीचे लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको क्या देगी? रजिस्ट्रेशन देगी, तो नीचे लिखे फैक्टर्स कंसीडर करेगी। पहला, एप्लीकेंट शुड नॉट बी गिल्टी ऑफ। सबसे पहला, जो एप्लीकेंट है वो इन चीजों का दोषी नहीं होना चाहिए। ध्यान देखो, किसी चीज का दोषी नहीं होना चाहिए बच्चों? सबसे पहला है मॉरल टर्पिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड? कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। द वर्ड मॉरल टर्पिट्यूड इज नोवेयर डिफाइंड, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जो ऑनेस्टी के अगेंस्ट है। ऐसे ऑफेंस जो किसके अगेंस्ट है? ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, डिग्निटी के अगेंस्ट है। ऐसे ऑफेंस जहाँ जो जो खराब नियत के साथ किए गए हों, जो खराब नियत के साथ गुनाह किए गए। इवन ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल करने से लेकर मर्डर करने तक के सारे ऑफेंस क्या कहला सकते हैं? मॉरल टर्पिट्यूड कहला सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेंट है उसको क्या नहीं होना चाहिए? he should not be guilty of what? Moral turpitude। दूसरा, he should not be guilty of religious conversions, communal tensions और diversion और misutilization of funds। सिटी इज कम्युनल टेंशन। तो बच्चों, कम्युनल टेंशन मतलब दंगे फसाद। रिलीजियस कन्वर्जन मतलब धर्म परिवर्तन करवाना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं मोस्टली इंडिया में। सो बच्चों, अगर आपने पास्ट में इन सारी चीजों के आप गिल्टी रहे हैं, दोषी रहे हैं, कोर्ट ने आपको सजा दी है, कोर्ट ने आपको दोषी ठहराया है, तो बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, भाड़ में जाओ। उसके बाद और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी?
नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चेक करेगी? पर्सनल गेन। पर्सनल गेन मतलब नेक्स्ट इज वायलेंट मेथड्स, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन मस्ट नॉट अफेक्ट, क्या अफेक्ट नहीं करना चाहिए? फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट, दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट। नो केस for any offense must be pending. नो ऑफेंस फॉर एनी केस मस्ट बी पेंडिंग। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा बच्चों? ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी कब? जब वो आपको रजिस्ट्रेशन देगी। पहला तो हो गया, आपको इन सब चीज़ों का गुलटी नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखेगी कि क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखती है कहीं आपने रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हो पर्सनल गेन के लिए नहीं करवा रहे हो, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आएगा, धपा धप धपा धप अपने खर्चे के लिए पैसा यूज कर रहे हो, क्या आप हिंसक तरीकों का यूज करने वाले हो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए? आपका ऑब्जेक्टिव है धर्म का प्रचार प्रसार करना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाओगे। किस लिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन देने से क्या नहीं होना चाहिए? किसी विदेशी, किसी दूसरे देश के साथ हमारे रिलेशन क्या नहीं होने चाहिए? खराब नहीं होने चाहिए। ये भी चेक करेंगे। कब खराब हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमास टेररिस्ट ग्रुप है, हमास करके देयर इज अ टेररिस्ट ग्रुप इन इजराइल, ठीक है? अगर हमास टेररिस्ट ग्रुप इंडिया में आता है और इंडिया में एक एनजीओ बनाता है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमास टेररिस्ट ग्रुप को क्या कर दिया? रजिस्ट्रेशन दे दिया। किसने? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमास टेररिस्ट ग्रुप को क्या दे दिया? रजिस्ट्रेशन दे दिया। तो इजराइल को अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? नहीं। तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट, आपको रजिस्ट्रेशन देने से पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों। तो किसी इंसान के ऊपर आरोप है कि उसने 10 साल में 10,000 लोगों को हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म पे लेके गया है वो इंसान, अगर आप ऐसे बंदे को रजिस्ट्रेशन दे दोगे तो पब्लिक के फेवर में है, पब्लिक के अगेंस्ट में है? पब्लिक के अगेंस्ट में है। और लास्ट, आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस, ऑफेंस मतलब क्रिमिनल केस, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल केस, तो आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन ध्यान में रखना है? ये सारी चीज़ें किसको ध्यान में रखनी है? ओए, ये सारी चीज़ें कौन ध्यान में रखेगा? ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी। कब बच्चों? एट द टाइम ऑफ गिविंग यू द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद एक और चीज़ है बच्चों, उसके बाद प्लस एक और बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो चेक दैट ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट। और क्या चेक करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या चेक करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी चेक करेगी कि रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने से नुकसान होना नहीं चाहिए। किसका नुकसान नहीं होना चाहिए? नंबर 1, सॉवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। बोल तो देश की एकता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रेशन दिया था, उसने टेररिस्ट अटैक करने वालों का साथ दिया था। दूसरा, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट
कंट्री। देश की सुरक्षा, देश की कूटनीति, बच्चों कूटनीति मतलब स्ट्रैटेजी होती है हर कंट्री की। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे चाइना, कोई एनजीओ जो है चाइना को सपोर्ट करने के लिए, इंडिया में चाइनीज लोगों ने मिलकर एक एनजीओ बनाई है कि भाई इंडिया में क्या करेंगे, चाइनीज धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो क्या हम उसको रजिस्ट्रेशन देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के फेवर में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जिसके ऊपर चीन हमेशा नजर गड़ाए रहता है, अगर मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली किसी एनजीओ को आपने, अरुणाचल प्रदेश में 4-5 लोग हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, वो लोग एनजीओ बनाना चाहते हैं, क्या उनको आप रजिस्ट्रेशन ग्रांट करोगे? इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली अच्छा नहीं है। साइंटिफिक, वैज्ञानिक तौर पे, विज्ञान के तौर पे आप ऐसे लोगों को, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग, 10 लोग हैं, 10 लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ है कि ये लोग इलीगल हथियार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इलीगल हथियार बनाने के चक्कर में पुलिस ने 10 लोगों को अंदर किया। मुझे बताइए, क्या ये 10 लोग अगर मिलके कोई एनजीओ बनाए, क्या आप उनको रजिस्ट्रेशन दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ उल्टा सीधा केमिकल बना देंगे तो देश के लिए नुकसानदायक है। और इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड। बच्चों 10 लोगों के खिलाफ आरोप था कि वो लोग क्या करते हैं, 10 लोगों के खिलाफ आरोप था कि वो लोग डुप्लीकेट नोट, फर्जी नोट प्रिंट करते हैं। उन लोगों ने एनजीओ बनाई, क्या आप उनको रजिस्ट्रेशन दे दोगे? साला वो फॉरेन से फंडिंग लेके क्या करेंगे, इंडिया में फर्जी नोट और बनाएंगे बच्चों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था। उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लो, इससे इलेक्शन की प्रोसीजर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। रिलीजियस हार्मनी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। जो धार्मिक सद्भाव है, कोई कट्टरपंथी समूह है, ऐसे लोग हैं जो वैलेंटाइंस डे के दिन क्या करते हैं बच्चों, हिंदू लोगों को या मुस्लिम लोगों को किसी को ही मारते हैं, ऐसे लोगों को आप रजिस्ट्रेशन दोगे? नहीं। उससे क्या होगा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा, आप ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद एक और लिखना, प्लस द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall not lead to, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी चेक करेगी, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, और दूसरा लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान को अगर क्या मिल जाए तो ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। क्या? किसी इंसान को अगर क्या मिल जाए, अगर केरला के एक लास्ट ईयर केरला के एक मदरसे ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था और उसको रजिस्ट्रेशन दे भी दिया, और उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन देने के बाद मदरसे में जितने बच्चे पढ़ने आते थे वो क्या करता था, उनको बरगलाता था कि हिंदूज को मारो, हिंदूज ने हमारा नुकसान किया है, आप आईएसआईएस ज्वाइन करो। क्या करो? आईएसआईएस ज्वाइन करो। कहने का मतलब क्या है, आप एक एनजीओ थे, आप रजिस्टर हो गए, आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, आपको दुबई से पैसा मिलने लगा, उसके बाद आपने क्या किया, अपने मदरसे में लोगों को बुला के क्या किया, आपने भड़काया। क्या करने के लिए? इंसाइटमेंट मतलब आपने लोगों को गुनाह करने के लिए उकसाया। आप ऐसे इंसान को, आप कोई इंसान अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर ले और दूसरों के जीवन के लिए क्या बन जाए, कोई इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर ले और दूसरों के जीवन के लिए क्या बन जाए, खतरा बन जाए, ऐसे भी इंसान को रजिस्ट्रेशन देना नहीं है बच्चों। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद नाम, अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट लिखना, बिफोर मत लिखो, छोड़ दो, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये क्या पढ़ लिया अपन ने? ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार चेक कर लेना, क्लियर है यहाँ पे सब? यहाँ तक सबको क्लियर है? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट फैक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंसीडर, आपको रजिस्ट्रेशन देने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेगी? विल यू बी एबल टू राइट सारे फैक्टर्स? अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है, किसी इंसाइटमेंट का मतलब होता है ऋषभ, उकसाना। तो अगर मुझे पैसे मिल जाए, मेरी एनजीओ को पैसे मिल जाए
और पैसे मिलने के बाद मैं लोगों को उकसाऊं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मारो लोगों को, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, अरे मारो, हिंदुओं को मारो, मुस्लिम्स को मारो, ईसाइयों को मारो, सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपको पैसे मिल जाते हैं, अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को क्या करेंगे, लोगों को गुनाह करने के लिए क्या करेंगे, उकसाएंगे, तो अरे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, प्रोसीजर टू हैव अ प्रायर परमिशन। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? अगला जो डिस्कशन है वो क्या है बच्चों? प्रोसीजर टू हैव व्हाट बेटा? प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन कब लगती है? ओए, प्रायर परमिशन कब लगती है? व्हेन डू यू रिक्वायर प्रायर परमिशन? प्रोसीजर टू हैव अ प्रायर परमिशन। अरे प्रायर परमिशन कब लगती है ऑनलाइन? हाँ दीदी वैष्णवी, प्रायर परमिशन कब लगती है? अभी बताया था आयुषी, 5 सेकेंड 10 मिनट पहले बताया था। प्रायर परमिशन की जरूरत कब पड़ती है? टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन। कब? टू एक्सेप्ट फॉरेन, नहीं 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 नहीं, वेरी नाइस, रजिस्ट्रेशन के बिना। तो ब्रैकेट में लिखो, when foreign contribution is to be accepted without having registration। प्रोसीजर क्या है बच्चों? सेम, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन फॉर्म 3B। दूसरा, दर्पण आईडी लेनी पड़ेगी आपको। तीसरा, आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चौथा, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अटैच्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने एप्लीकेशन के साथ क्या करने हैं, अटैच करने हैं? पहला, सेम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी। उसके बाद एक नई चीज आ गई है, कमिटमेंट लेटर specifying the name of donor and amount। same affidavit in form AA, और फीस यहां पर 5,000। if central government is satisfied, it will grant, क्या ग्रांट करेगी? प्रायर परमिशन। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, बट शॉर्ट फॉर्म में लिखी। चलो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो आपको क्या दे देगी बच्चों? इट विल ग्रांट यू, व्हाट इट विल ग्रांट यू? सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर। कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर मतलब बच्चों,
प्रायर परमिशन के लिए आप तभी जा सकते हैं जब फॉरेन के डोनर ने आपको कमिट कर दिया कि वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा। प्रायर परमिशन के लिए आप तभी जा सकते हैं जब वो क्या करेगा, कमिट करेगा। हाँ, चलिए बच्चों। हाँ जी, तो इसमें बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है। क्या इसमें डिफरेंट है? कमिटमेंट लेटर। डिफरेंट क्या है बच्चों? हियर कमिटमेंट लेटर इज डिफरेंट। कमिटमेंट लेटर मतलब आप जब प्रायर परमिशन मांगने जाओ, जब आप कहाँ के जाओ, व्हेन यू अप्रोच, व्हेन यू गो फॉर अ प्रायर परमिशन, आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी हैविंग अ कमिटमेंट लेटर फ्रॉम द डोनर, जिसमें लिखा होगा कि फॉरेन का डोनर आपको इतना देने के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया। तो उस कमिटमेंट लेटर के बिना क्या नहीं मिलेगा आपको? प्रायर परमिशन नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्ट कि किसी को भी हम प्रायर परमिशन देने वाले नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? यू मस्ट बी हैविंग अ लेटर ऑफ कमिटमेंट। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट डिस्कशन बच्चों। नेक्स्ट इज सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट मतलब क्या है? सस्पेंशन, टेम्पररी पीरियड के लिए आपको क्या करना, आपके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना, और जब तक आपका सर्टिफिकेट कैंसिल है, ये माना जाएगा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। जब आपका, और ये कब करती है सेंट्रल गवर्नमेंट सस्पेंड? जब आपके खिलाफ आरोप है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि आपने इस एक्ट का क्या किया है, आपने इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन किया है, आपने इस एक्ट का उल्लंघन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शुरुआती जांच करके आपके सर्टिफिकेट को क्या करती है, सस्पेंड कर देती है। याद रखिए, जब सस्पेंड किया है, सस्पेंशन के पीरियड के दौरान तुम कोई नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है अगर उसको यूज भी करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगेगी, परमिशन लगेगी। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम 180 डेज तक तुम्हारा सर्टिफिकेट क्या रह सकता है, सस्पेंड, और उसके बाद अच्छी इंक्वायरी में समझ में आया कि तुमने सच में कांड किया है तो ठीक है, इंक्वायरी में समझ में आया कि तुमने सच में कांड किया है तो तुम्हारा सर्टिफिकेट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाहर में जाओ। चलो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए बच्चों, सस्पेंशन ऑफ द सर्टिफिकेट। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। If central government has reason to believe, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसके पास रीजन है ये मानने का, that certificate under the act needs to be suspended,
सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लगता है बच्चों? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह मानने का क्या है, रीजन है, क्या मानने का रीजन है बच्चों, क्या मानने का रीजन है कि इस एक्ट के अंदर जो सर्टिफिकेट दिया है, दिस सर्टिफिकेट नीड्स टू बी व्हाट बेटा, दिस सर्टिफिकेट नीड्स टू बी सस्पेंडेड। क्या कर सकती है बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट? बाय एन ऑर्डर क्या कर सकती है? सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मैक्सिमम 180 डेज। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी करना है, सस्पेंशन को कंटिन्यू, एक मिनट, सस्पेंशन तो मैक्सिमम कितने के अंदर रख सकते, कितने के लिए रख सकते हो? 180। मतलब तुमको जो भी आगे की कार्यवाही करनी है वो कितने के अंदर करो? 180। अगर तुमको लगता है कि आदमी में सच में गड़बड़ किया है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर उसका सस्पेंशन क्या कर दो? खत्म कर दो। ठीक है, बट 180 दिन से ज्यादा आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या नहीं कर सकते? न्यू contribution cannot be accepted and existing contribution cannot be utilized. Without the approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। नया कंट्रीब्यूशन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और पुराना कंट्रीब्यूशन आप यूज नहीं कर सकते। किसके 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 बिना बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। उसके बाद तो पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? इनिशियली हम आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। सस्पेंशन के दौरान बेसिकली हम क्या करते हैं? सस्पेंशन के दौरान हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं थे, क्योंकि हमको इंक्वायरी करनी है। हमको क्या करनी है? इंक्वायरी करनी है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ये होता है आपका इंक्वायरी के बाद। सो इंक्वायरी खत्म होने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी इज सेटिस्फाइड दैट, इंक्वायरी करने के बाद बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हाँ जी, इंक्वायरी करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेटिस्फाइड है कि, क्या सेटिस्फाइड है? हाँ, पहला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज obtained by providing wrong information, गलत जानकारी देके आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया था। कंडीशंस ऑफ ग्रांटिंग COR आर नॉट फुलफिल्ड। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन दिया था तो क्या लगाई थी आपके ऊपर? उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट और लास्ट वायलेशन ऑफ द एक्ट। तो इंक्वायरी के बाद
लास्ट में OOBH विल बी गिवन। तो बच्चों आपके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की? डन। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ क्या की? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ क्या करी? इंक्वायरी करी। क्या करी? इंक्वायरी करने के बाद क्या समझ में आया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे पूछा था कि क्या तुमको कभी रिलीजियस कन्वर्जन की सज़ा हुई है? आपने बोला नहीं हुई है, लेकिन और आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया। लेकिन रजिस्ट्रेशन देने के बाद क्या समझ में आया कि आप 3 बार जेल जा चुके हैं रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। मतलब आपने सही जानकारी दी थी या झूठी जानकारी दी थी? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन देने के टाइम पे आपके खिलाफ एक शर्त लगाई थी। क्या शर्त दी थी आपको? कि कोई भी पैसा आएगा आप वो पैसा किसी ऐसे इंसान को ट्रांसफर नहीं करोगे जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड। लेकिन आपने वो शर्त क्या कर दी? तोड़ दी। पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के भले के लिए, समाज के भले के लिए ये जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आप गलत गतिविधियों के लिए पैसे को क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपने इस एक्ट को क्या किया है? वायलेट किया है। और आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होने के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या देगी बच्चों? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। इज दैट क्लियर? नाउ अब आप क्या बोलोगे? ठीक है, आपने हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, हम वापस से आपके पास रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। नहीं, एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल होता है तो फॉर अ पीरियड ऑफ कितने ईयर्स? 3 years। फॉर अ पीरियड ऑफ, लिखिए, वंस सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड, री रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी डन for a period of 3 years. Is that clear? अच्छा, चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्लीज पुट द नेक्स्ट हेडिंग, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए बच्चों, हाँ जी, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, व्हाट डज दैट मीन? रिन्यूअल कब कराना पड़ता है? हाँ जी प्यारे बच्चों, रिन्यूअल कब कराना पड़ता है? एक्सपायर कितने टाइम तक वैलिड था आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? देखो कहीं लिखा है कि अपन ने, बच्चों मुझे बताओ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने साल तक वैलिड था? इनिशियली जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था कितने टाइम तक वैलिड रहता है वो? अरे कितने साल तक? देखो अभी पढ़ा है अपन ने थोड़ी देर पहले, 5 years तक वैलिड रहता है। यस और नो? अपने क्या कराना पड़ेगा? यस। तो बच्चों नेक्स्ट इज, कब रिन्यू करवाना होता है बच्चों? नहीं दीदी, आफ्टर एक्सपायरी मतलब खत्म हो गया, लास्ट 6 मंथ में। कब बच्चों? देखो, विद इन 6 months बिफोर एक्सपायरी, the certificate of registration is to be renewed, और दूसरा, renewal shall be done in 90 days. That's it. तो बच्चों रिन्यूअल कब करवाना है आपको? ये वाला स्टेटमेंट पढ़ना, समझना क्या लिखा है, विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी। नहीं, विद इन 6 months बिफोर एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी होने के 6 महीने के दौरान, विद इन वर्ड यूज किया है,
ऐसा नहीं 6 महीने के पहले, नो। क्या है यहाँ पे? विद इन 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको क्या करवाना है? रिन्यू करवाना है। और रिन्यूअल कब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है? या तो रिन्यूअल कर दे या रिजेक्ट कर दे। कितने के अंदर? जो करना है कितने के अंदर करे? 90 डेज के अंदर। चलिए बच्चों नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट निकालेंगे। अपन ने सेक्शन 10 तक ही पढ़ा था। ओके, सेक्शन 11 के अंदर अपन ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था ना। ओके, अब बच्चों ये इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालना सेक्शन 12A, आधार नंबर एस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अमेंडमेंट आया था इस एक्ट में 2020 में। तो ये सारे प्रोविजन कहाँ से आए हैं बच्चों? ये सारे प्रोविजंस आए हैं अमेंडमेंट के बाद। तो इन द ईयर 2020 देयर वाज एन अमेंडमेंट, और ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये अमेंडमेंट के बाद इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। अच्छा, आपके जो टेस्ट हैं, जो आपके हम क्लास टेस्ट लेंगे, वो आपके हर 3 चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी वुड बी कंप्लीटिंग द 3 चैप्टर्स, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट एकदम फॉर्मल वे में होगा। लेट मी टेल यू, व्हेन आई से फॉर्मल वे, आप चाहो तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रॉपर टेस्ट होगा। टेस्ट के प्रॉपर पेपर आपको चेक होंगे सारे बच्चों को, इवन फेस टू फेस बच्चों को पेपर की फ़ोटो खींच के मुझे देनी है, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पाता, आई चेक माई, मैं अपने घर पे चेक करूँगा। चेक करने के बाद मैं पूरी एक्सेल शीट बनाऊंगा, कितने लोगों ने टेस्ट दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, किसका नंबर कहाँ पे आया। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा बच्चों, इट वुड बी अ वेरी ग्रेट टेस्ट। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों ये अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने क्या लेके आया? नया सिस्टम लाया। किसका बच्चों? मोदी जी ने यहाँ पे आधार कार्ड को वापस से फंसा दिया, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, एनी पर्सन, कोई भी इंसान जो क्या करना चाहता है, टू हैव प्रायर परमिशन और रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, जो भी इंसान क्या करना चाहता है, जो भी इंसान, तुम एनजीओ के प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, तुम्हारी एनजीओ में तुम्हारे साथ साथ 7 मेंबर और हैं, जितने भी लोग आपकी एनजीओ में हैं, कब? प्रायर परमिशन मांगने के टाइम पे, या फिर रजिस्ट्रेशन मांगने के टाइम पे, या फिर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गए तो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल, शैल प्रोवाइड हिज और हर आधार नंबर and also Aadhaar number of all its directors, members and office bearer, ठीक है, ठीक है। And in case of foreigners, पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड। फॉरेनर अगर हो, अगर आपकी एनजीओ का कोई एम्प्लॉय फॉरेनर है तो यस, लेकिन इंडियन लोगों के लिए क्या चाहिए? कंपल्सरी क्या देना है बच्चों? इंडियन लोगों के लिए आपको आधार देना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट। तो ये हो गया मोदी जी का आधार फेवरेट। उसके बाद है इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट।
सेक्शन 14A। जी बच्चों, बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? टेल मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? बताइए मुझे। अरे हो गया मन खत्म यार, नहीं करना मेरे को, बहुत हो गया, दान दक्षिणा कर दी लोगों की, अब मेरा मन बिल्कुल भी दान दक्षिणा करने का नहीं है। सो सो क्या आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या आप अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकते हैं? यस। पहले इसके लिए इसको लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं थे, बट ये जो अमेंडमेंट एक्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या है बच्चों, इसको लेकर क्या बना दिए गए? स्पेसिफिक प्रोविजन बना दिए गए। किस बारे में बच्चों? सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ध्यान देखिए। सेक्शन कौन सा है बच्चों? विच इज द सेक्शन? सेक्शन 14A की बच्चों नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन परमिट एनी पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को परमिशन दे सकती है। मतलब अगर आपको सर्टिफिकेट सरेंडर करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अप्लाई करोगे, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई मुझे परमिशन दो। कैन परमिट एनी पर्सन टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को परमिशन दे सकती है कि वो इंसान क्या कर सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है? सरेंडर कर सकता है। ठीक है, कैसे? इफ आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, तो जब आप रजिस्टर, जब आप सरेंडर के लिए अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी आपके खिलाफ? जब आप सरेंडर के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे कि सर मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या करना है? सरेंडर करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी आपके खिलाफ? इंक्वायरी करेगी। और इंक्वायरी करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेटिस्फाइड है। क्या सेटिस्फाइड है? दैट नो वायलेशन इज मेड ऑफ द एक्ट, आपने फिक्रा का कोई भी वायलेशन नहीं किया है, प्लस एसेट if any of the person have been vested, vested का मतलब होता है given, transferred to authority अंडर सेक्शन 15। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्रिएट किया है? अथॉरिटी क्रिएट की है। तो जो भी आपके पास एसेट्स हैं, जो आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से एसेट्स बनाए हैं, उन एसेट्स को आपने गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई अथॉरिटी को क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट्स इट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो कहानी खत्म हो गई। आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपके सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी, बात खत्म। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 15। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे बताना, एक बार नोट्स देख लेना एंड देन टेल मी अगर कोई डाउट आ रहा है तो। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज एक बार चेक कर लेना, किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ मुझे यार। हाँ जी, ऋषभ, सपना जी, खुशी जी, प्लीज एवरीवन। बेटा एक बार आयुषी प्लीज प्लीज बेटा सारे लोग चेक कर लेना, किसी के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे जल्दी। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। पक्का?
अच्छा ये मैं आपको लिखवा के मतलब थोड़े से मैं चार्ट्स बनवा रहा हूँ, आपको चल रहा है ना कि हाथ दर्द दे रहे हैं, चार्ट चार्ट बनवाना बंद कर दूं और सिर्फ एक्सप्लेन करके नोट पे अंडरलाइन करके करूं जैसा बाकी लोग करते हैं? प्लीज टेल मी, और यू विश टू कंटिन्यू विद द मेकिंग ऑफ चार्ट्स? क्या लगता है आपको? चार्ट्स आर बेटर और ओरल एक्सप्लेनेशंस आर बेटर? ईमानदारी से बताना क्या चाहिए। अच्छा मैं सब करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज, नहीं नहीं, चार्ट्स आर बेटर तुम कर लोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुमको अभी अच्छा लग रहा है शुरू शुरू में, बाद में वो बर्डन लगे। ठीक है? और ठीक है, ये चार्ट संभाल के रखना। ठीक है, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, लिंक्डइन पे ज्ञान फैलने के लिए बढ़िया चार्ट की फोटो खींच के। अच्छा इससे चीजें दिमाग में रिटेन रहती हैं। चार्ट्स में क्या करते हैं अपन, एक तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। क्या हो जाती है? और चीजें दिमाग में रहती हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा मुझे एज अ टीचर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थिंग्स गेट क्लियरर। चलो सेक्शन 15, बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे? अथॉरिटी। चलिए बच्चों, नंबर 1 प्लीज हियर। अब ध्यान से देखिए। तो बच्चों ऐसे लोग, कौन से लोग? जिनके पास, जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है? ऐसे लोग जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है? सरेंडर कर दिया है। या फिर ऐसे लोग जिनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। अब उनके पास कुछ एसेट्स तो होंगे। कहाँ से आए होंगे एसेट्स? मतलब कुछ कैश होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने एक्सेप्ट किया था, तो आपके पास क्या रखा होगा? क्या रखा होगा आपके पास? आपके पास कैश रखा होगा, आपके पास एसेट्स होंगे। तो उन कैश का, उन एसेट्स का क्या होगा? क्या होगा? पहले इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं था, बट अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आया, उसने क्या क्रिएट किया बच्चों? उसने एक अथॉरिटी क्रिएट की। क्या क्रिएट की? अथॉरिटी। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स ऑफ द पर्सन, पर्सन मतलब वो एसोसिएशन whose certificate of registration has been cancelled or surrendered shall vest in the authority। और वो अथॉरिटी कौन से सेक्शन के अंदर क्रिएट हो रही है? सेक्शन 15 के अंदर ही वो अथॉरिटी गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है? एंड द अथॉरिटी में, और ये जो अथॉरिटी क्रिएट हो रही है ये क्या करेगी? कंटिन्यू to manage the activities of the person as per directions of central government। and what would that authority do? वो अथॉरिटी क्या करेगी बच्चों? हाँ जी बच्चों, वो अथॉरिटी क्या करेगी? what would that authority do? कुछ नहीं, जो काम आप कर रहे थे वो काम कौन करता रहेगा? वो अथॉरिटी करती रहेगी। मतलब ऐसा लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप मर गए, मतलब आप एग्जिस्टेंस में नहीं हो। तो अथॉरिटी मतलब जो ड्यूटीज, जो सामाजिक गतिविधि आप कर रहे थे वो कौन करता रहेगा? वो अथॉरिटी करती रहेगी। उसके बाद और अथॉरिटी क्या कर सकती है बच्चों? डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। लो, अथॉरिटी तुम्हारे एसेट्स को बेच बाच के अलग कर देगी। कब? इफ एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू
मैनेज द एक्टिविटी। लेकिन हाँ, ठीक है। अच्छा, जिस इंसान का सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ था, आपको याद है, कैंसिल कर दिया था, वो 3 साल के बाद वापस से री रजिस्टर के लिए अप्लाई कर सकता है, यस और नो? हाँ। बट यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना, इफ, या जिसने सरेंडर किया है, जिसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या किया है, सरेंडर किया है, वो वापस से क्या करता है, री रजिस्टर होना चाहता है। इफ द पर्सन इज री रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अगर वो इंसान क्या हो रहा है बच्चों, अगर वो इंसान इस एक्ट के अंदर क्या हो रहा है, री रजिस्टर हो रहा है, तो अथॉरिटी क्या करेगी? और अथॉरिटी ने वो एसेट को अपने से अलग नहीं किया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वो एसेट आज भी अथॉरिटी के पास है। यस, तो ऑप्शन नहीं है। द अथॉरिटी शैल रिटर्न द एसेट्स। अच्छा, अच्छा, वो अपन ने एक रिन्यूअल वाला प्रोविजन पढ़ा था ना, 90 डेज के अंदर तुम्हारा क्या हो जाता है, ओए 90 डेज के अंदर क्या होता है, रिन्यूअल हो जाता है, हाँ या ना? अरे 90 डेज के अंदर तुम जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो, 90 डेज के अंदर रिन्यूअल होता है ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना है। क्या है रिन्यूअल वाला? हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी थी, इन केस द CG does not renew the certificate of registration within 90 days, it shall communicate the reasons। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू रिन्यू इन केस वायलेशन वाज मेड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत रिन्यू कर देती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट तुमको रिन्यू करने से मना कब करेगी? अगर तुमने एक्ट का क्या किया था, अगर तुमने एक्ट का कोई वायलेशन किया था, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपका रिन्यूअल क्या करती है, मना करती है, अन्यथा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिन्यू करने से मना नहीं करती। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लिखा ये, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिफ्यूज मना करेगी तो आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं देती तो आपको कम्युनिकेट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट कब मना करेगी आपको रजिस्टर करने से? आपका जो ओरिजिनल पीरियड था 5 इयर्स का, आपने उसमें कुछ ना कुछ क्या किया होगा, गड़बड़ किया है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, रिन्यू करने से मना करेगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएंगे प्लीज। हियर नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक, सेक्शन 17। यहाँ पे दो चीजें याद रखना, receive foreign contribution only in one bank account, that is SBI Sansad Marg branch account, and this account will be known as FICRA account। तो कोई भी, तो बच्चों ये अकाउंट, दिस अकाउंट इज मैंडेटरी,
तो बच्चों फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपको रिसीव करना है, देखो बच्चों सीधी गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लेवर। 2014 के बाद से, मोदी जी के आने के बाद से सरकार जो है बहुत क्लेवर हो गई, चतुर हो गई है। तो उन्होंने क्या बोला, जैसे एनजीओ क्या करते थे, 10 अलग अलग बैंक से फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते थे, तो ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता था ना। अभी मोदी जी ने क्या बोल दिया कि कोई भी एनजीओ जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेगी, मतलब फॉरेन से आने वाला कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया में आता है तो वो सिर्फ एक ही ब्रांच में आएगा। वो भी कौन सी ब्रांच में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कौन सी ब्रांच बच्चों? संसद मार्ग ब्रांच पे ही सारा कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये अकाउंट आपको कब खुलवाना होता है? जब आप रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करते हैं ना, जब आप रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करते हैं तभी आपको ये अकाउंट खुलवाना होता है। ठीक है, कौन सी ब्रांच है बच्चों? एसबीआई की कौन सी ब्रांच बच्चों? संसद मार्ग ब्रांच पे ही आपको क्या खुलवाना होता है? ये अकाउंट खुलवाना होता है। ठीक है, और सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों? विल कम इन दिस बैंक अकाउंट ओनली। इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? अच्छा, और इस अकाउंट में क्या होगा बच्चों? नो अदर फंड्स कैन बी रिसीव्ड इन दिस अकाउंट। और कोई भी दूसरा फंड आप इस अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते। सिर्फ कौन से फंड रिसीव करोगे इस अकाउंट में? यू वुड जस्ट एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अच्छा, उसके बाद द ब्रांच हैज टू रिपोर्ट द अथॉरिटी अबाउट ओपनिंग ऑफ अकाउंट। कहने का मतलब क्या है? जिस ब्रांच को ही बताना है, किसको बताना है? अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी? सेक्शन 15 के अंदर जो अथॉरिटी क्रिएट की गई है उसको ही बताना है। क्यों? सबसे ज़्यादा खुश तो अथॉरिटी होती, ठीक है, ये बंदा अगर कल की तारीख में सरेंडर हो गया तो इसके सारे एसेट कहाँ पे आने वाले हैं? बैंक में जितना ही पैसा रखा है वो सब मेरे पास आने वाला है, खर्च तो मैं ही करूँगी। तो अथॉरिटी तो एकदम खुशी रहती है बच्चों, क्योंकि अथॉरिटी का कोई नाम नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू बताएगी, अथॉरिटी रूल्स अपने सिलेबस में है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तुम पैसे रिसीव एक ही अकाउंट में करोगे, बट एक चीज याद रखना, इस अकाउंट में पैसे आ गए, मान लो इस अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ गए, 10 करोड़ डॉलर आ गए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ गया। अब उसको तुमको खर्च करना है तो तुम खर्च किसी भी अकाउंट से कर सकते हो। रिसीव कहाँ से करोगे? एक ही अकाउंट में। इस अकाउंट से पैसे तुम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो खर्च करने के लिए, यस। हाउएवर फॉर स्पेंडिंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, different bank account may be open। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो पैसे खर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप डिफरेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? अरे आए ना? नाउ उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन द बैंक अकाउंट, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है कहां पे? बैंक अकाउंट में। कॉमा द ब्रांच, मतलब जो बैंक की ब्रांच है, शैल रिपोर्ट टू द अथॉरिटी। क्या रिपोर्ट करेगी अथॉरिटी को? अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। अमाउंट ऑफ रेमिटेंस मतलब फॉरेन से कितना पैसा आया, सोर्स एंड मैनर, कहाँ से आया और किस तरीके से आया, और अदर इंफॉर्मेशन
एज प्रिस्क्राइब, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रूल के थ्रू कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन बनाती है तो वो चीज़ आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक बार चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट के बारे में अगर एग्जाम में आएगा तो पूरा लिख सकते हो। कैन यू राइट एवरीथिंग अबाउट बैंक अकाउंट? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चों बैंक अकाउंट के बारे में लिख सकते हो। बैंक ब्रांच को क्या इंटीमेट करना है, कैसे अकाउंट खुलेगा, एक ही अकाउंट खुलेगा, रिसीव करने के लिए एक ही अकाउंट रहेगा, खर्च करने के लिए आप मल्टीपल अकाउंट खोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन प्यारे प्यारे बच्चों क्लियर है सबको? अरे हाँ है ना, थक गए? चार्ट्स आर बेटर, चार्ट्स आर बेटर, चार्ट्स आर बेटर, गुड। लेट्स सी तुम लोग कब तक चार्ट्स आर बेटर बोलते हो। कैसा लग रहा है चार्ट्स? चार्ट्स बेटर लग रहे हैं? कितने पेज हो गए लिख के फर्स्ट चैप्टर? घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि कोचिंग क्लास से पैसा तो वसूल रहे हैं हम लोग। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अरे बाप रे, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही लिखवा दिया यार। कितने पेज लिख लिया आप लोगों ने बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों? ये मेरे चार्ट्स मतलब ये बेचना बेचना मत तुम लोग ये चार्ट। चलो आगे बढ़ जाओ, आज के लिए बस करते हैं तो, बाकी कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर मेरे हिसाब से। यस, टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, यहीं तक है ये। कल अपन ये चैप्टर खत्म कर देंगे एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एज वेल। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद? और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फेमा, दोनों में से कोई हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाउ। तो बच्चों टोटल मैंने आपको बताया कि 3 चैप्टर जैसे होंगे, विल बी हैविंग अ टेस्ट, और टेस्ट के लिए एकदम प्रॉपर तरीका होगा, प्रॉपर वे में हम टेस्ट लेंगे। चलिए, लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।